सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। हम आपके लोकप्रिय चैनल का अपने तरफ से और अपने संगठन के तरफ से स्वागत करते हैं। सुनने में आ रहा है सर, ममता का कुछ 4 तारीख को प्रदर्शन का संभावना बन रहा है, ऐसा कुछ? बिहार राज्य ममता संघ के द्वारा 15 तारीख को बैठक किया गया था, 15 सितंबर को, जी। और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि 4 अक्टूबर को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ये निर्णय उसमें लिया गया है। उनकी मांग क्या है सर? उनके मांग को बताने के पहले हम संक्षिप्त में उनके काम के बारे में, उनके काम और उनके मतलब बताना चाहते हैं। जी बताइए सर। तो ये सृष्टि का सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है, जी जी और मानव संसाधन की रक्षा के लिए शुरुआती दौर से ही जो प्रसव कराने का कार्य है, जो अस्पतालों में नहीं गृह घरों में होता था, होम डिलीवरी जो होता था, उस समय भी ये होम डिलीवरी कराने का काम डगरिन महादलित परिवार की, रविदास परिवार की महिलाएं ही कराया करती थी। बाद में जब पूरे विश्व स्तर पर जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम ने जोर पकड़ा, तो 1977 की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जिसके स्वास्थ्य मंत्री लोकबंधु राजनारायण जी थे, उन्होंने सभी ग्रामीण स्तर पर जो प्रसव कराती थी रविदास परिवार की महिलाएं, उन लोगों का उन्होंने प्रशिक्षण दिलवाया, सरकार ने प्रशिक्षण दिलवाया। मतलब कि ट्रेनिंग दी है? जी, ट्रेनिंग दिलवाया गया। अच्छा। लेकिन वो ग्रामीण महिलाएं जो हैं चमाइन, वो ग्रामीण स्तर पर होम डिलीवरी कराती थी और उसका नाम दिया गया प्रशिक्षित प्रसव सेविका। इसके एवज में सरकार के द्वारा उसको कुछ नहीं दिया जाता था, और जो जनता पहले मतलब देती थी अनाज, कपड़ा या जो कुछ भी, कुछ रकम भी खुशहाली में, उस समय तो रकम था ही नहीं, मुख्य चीज़ शुरुआती दौर में अनाज ही था, वो अभी मिलना बंद हो गया। तो बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने उसको संगठित किया और उसका प्रशिक्षित प्रसव सेविका संघर्ष समिति नाम दे करके संघर्ष किया। एक बहुत ऐतिहासिक संघर्ष उन लोगों ने किया, और उस ऐतिहासिक संघर्ष के दौरान बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद जी के साथ हमारी मांग 50 रुपया थी, और उन्होंने 100 रुपया देने का समझौता किया। लालू जी मतलब कि आप 50 रुपया डिमांड किए थे, ठीक? लालू जी 100 रुपया पे अपने आप राजी हो गए? अपने आप राजी हो गए, मतलब समझौता करा दिए। अच्छा अच्छा। लेकिन लालू जी और राबड़ी जी दोनों आदमी के राजपाट में जी। कभी भी ये 100 पैसा भी नहीं मिल पाया, और ये समझौता कागज़ में शोभा बढ़ाते रह गया। अच्छा। उसके बाद कालांतर में जी। जब संस्थागत प्रसव का जोर बढ़ा, तो इनका सारा काम समाप्त हो गया। जो ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित प्रसव सेविकाएं थी, उनका काम समाप्त हो गया, और सरकार ने आशा का चयन करके ग्रामीण महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव के लिए संस्थाओं में, अस्पतालों में लाने के लिए उत्प्रेरित किया। और जच्चा जो है जिसका डिलीवरी होता है, उसको 1000 रुपया शहरी क्षेत्र की महिलाओं को और 1400 रुपया देहाती क्षेत्र के महिलाओं को डिलीवरी के बाद उनको खाने वगैरह के लिए, मतलब पुष्ट आहार मिले, इसके लिए सरकार के द्वारा दिया जाने लगा। इस कारण जो प्रसव सेविकाएं थी, प्रशिक्षित प्रसव सेविकाओं के साथ साथ जो गांव में भी डिलीवरी प्रसव में सहयोग करने वाली रविदास परिवार की महिलाएं थी, उनका काम बिल्कुल ठप पड़ गया। हम लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष चलाया। तो संघर्ष चलाने के बाद बिहार की सरकार ने सदर अस्पतालों में और अनुमंडलीय अस्पतालों में ममता का चयन किया। प्रसव के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर इन लोगों का चयन किया गया। और फिर संघर्ष के बल पर आगे आने वाले दिनों में अभी हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर तक ममता का चयन कराने में हम सफल हुए हैं। अब ये ममता अधिकांश रविदास परिवार की महिलाएं हैं। ममता नाम कैसे पड़ा, कब मिला? ममता नाम मतलब है ये करीब आज से 10-15 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में इन लोगों का चयन हुआ।
ये जब आगे आपको NRHM आया और उसके बाद जब संस्थागत प्रसव का जोर बढ़ा तब इन लोगों का चयन हुआ। अब इन लोगों का चयन इसलिए किया गया, संस्थागत प्रसव जब होने लगा, जब अस्पताल में डिलीवरी होने लगा, तो पहले जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसे ANM कहा जाता है, उसका 2 काम था, एंटीनेटल पोस्टनेटल, प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद। तो प्रसव के बाद जो ANM का काम था, वह काम करने के लिए ममता कार्यकर्ताओं का चयन किया गया। ममता का मूल कार्य है, प्रसव के बाद जो कार्य ANM करती थी वह कार्य आज ममता कर रही है। डिलीवरी के बाद जो जच्चा है उसको, अपने बच्चा को कैसे रखेगा, कंगारू के तरह उसको सीने में चिपका के रखने से गर्मी मिलेगी। जैसे कंगारू एक जानवर है जो बच्चे को चिपकाया रहता है उसके तरह चिपका के रखना। जो बच्चा हुआ उसका वेट, वजन, महिला की क्या स्थिति है, एनेमिक तो ज़्यादा नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, ये तमाम चीज़ों की देख रेख इस ममता को करना है। मूल काम उसका यही है। अच्छा, तो फिर पेमेंट कितना लागू किया गया था उस समय? पेमेंट इन लोगों का समूह में है। अच्छा, समूह में। जैसे 24/7 के आधार पर जो अस्पताल चल रहा है, तो 24 घंटा को 3 शिफ्ट में बांट करके रोस्टर बनाया गया है और एक समय में ममता की जिस संस्थान में जो संख्या है उसके आधार पर एक समूह ड्यूटी करता है। शुरुआती दौर में प्रत्येक प्रसव 50 रुपया और फिर बाद में 100 रुपया और आज के तिथि में 300 रुपया प्रत्येक प्रसव मिलता है। लेकिन एक प्रत्येक प्रसव 300 रुपया मिलता है, वो एक ममता का नहीं है, वह ममता के उस समूह का है जो उस समय ड्यूटी में रहती है। यानी हम समझें तो 4, अगर यदि 4 का समूह है और एक डिलीवरी आया, अगर उनको 300 रुपया मिला तो 4 जगह बढ़ जाएंगे। 4 जगह बढ़ जाएंगे, वो 75 रुपया हो जाएगा। जी। और यदि डिलीवरी नहीं हुआ हाँ, तो आई और गई, हाँ। उसको आने जाने का जो किराया भी लगेगा वो उसके घर से लगेगा। अच्छा अच्छा, ये हालात हैं। सरकार कुछ नहीं देती है इसको। सरकार मात्र 300 रुपया डिलीवरी उसको प्रति डिलीवरी दे रही है अभी फिलहाल। और इसके साथ और भी समस्याएं इनके साथ है जी। कि जो बेगारी की प्रथा सामंती समाज में व्याप्त थी, आज बिहार का जो समाज है वह बिहार का समाज भी अर्ध सामंती परिवेश में है। वह चाहे गांव हो या सरकारी कार्यालय हो, वहाँ भी सामंतवाद का अवशेष व्याप्त है। अब इनका काम तो केवल है जच्चा और बच्चा को जो पोस्टनेटल ANM का वर्क है वो कराना, लेकिन इनके साथ बेगारी भी इनसे कराया जाता है। रात्रि में ड्यूटी में जो प्रसव गृह में कार्य करने वाली महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो अपने कार्य करने के बजाय इनसे कार्य करवाती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शेखपुरा के सदर अस्पताल का अधीक्षक विधिवत रिटेन ममता का ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में दे दिया है, जो नियमानुसार ममता के चयन के निर्देशिका में यह काम है ही नहीं। साथ ही साथ चाय लाओ, दवाई उठाओ, प्लासेंटा ले जा कर के फेंको, इस प्रकार के भी कार्य, अनेकों बेगारी कार्य, झाड़ू दो, देह दबाओ, ये सब कार्य भी करने के लिए इन्हें बाध्य किया जाता है। ये इनकी स्थिति है। इनको रहने उठने बैठने के लिए, कपड़ा बदलने के लिए कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। आज भी ये ममता बहुत बुरी स्थिति में बेगारी भी करते हुए और जो काम करती है उसका भी कोई इसको निश्चित न मानदेय है न वेतन है, अपना जीवन जी रही है। इसके विरोध में 4 अक्टूबर को हमारा प्रदर्शन आयोजित है। अच्छा, पूरा बिहार में ममता की संख्या कितनी है? पूरे बिहार में ममता की संख्या 10,000 के करीब है। हमारी मुख्य मांग है, मुख्य लड़ाई यह है कि जो ममता कार्यकर्ता है उसका वेतन का भुगतान सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रेजरी रूट से होता है, कोषागार के माध्यम से। जो 300 रुपया मिलता है, इसको वेतन तो हम नहीं कह सकते हैं, प्रोत्साहन राशि है। तो जो श्रम सम्मेलन भारत का हुआ, उस श्रम सम्मेलनों की अनुशंसा है कि स्कीम वर्कर को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए, यानी इसको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए
और जब तक आप सरकारी सेवक का दर्जा नहीं देते हैं तब तक जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी है 26,000 रुपया उसका भुगतान किया जाए। और साथ ही साथ इनकी सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन, ग्रेच्युटी, अन्य जो सुविधाएं मिलती है सामाजिक सुरक्षा का, वो मिलना चाहिए। और यदि जब तक आप सरकारी सेवक बना करके पेंशन विधिवत नहीं देते हैं तब तक सेवानिवृत्ति के पश्चात 10,000 रुपया न्यूनतम इनको पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। बेगारी इनसे जो कराया जा रहा है उस कार्य पर रोक लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ इनके सामाजिक सुरक्षा के तहत जीवन बीमा की भी व्यवस्था कराई जानी चाहिए। ये ममता के रूप में इनकी मांग है, मुख्य मांग है। अच्छा। और एक ममता या कोई भी महिला जो सरकारी या कहीं बाहर काम करती है, तो हम पुरुष कहीं बाहर काम करते हैं तो अपने कार्यस्थल से हम अपने आवास पर आराम करने के लिए आते हैं, लेकिन महिलाएं काम से काम पर लौटती हैं। एक तो जहाँ काम करती है वहाँ काम करती है और फिर घर आकर के झाड़ू है, बर्तन है, भोजन है, ये सब बनाने में लग जाती है। तो ममता का त्रिस्तरीय शोषण है। एक तो महिला के रूप में जो पूरे समाज की महिलाओं का दोयम दर्जा प्राप्त है उसके रूप में इसका शोषण है। दूसरा, इसको सरकारी कर्मचारी और मजदूर का दर्जा नहीं होने के कारण व्यवस्था के द्वारा इनके श्रम का शोषण है। और तीसरा, जो सामाजिक वर्ण पर आधारित हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत शूद्र जो निचले पांति में आते हैं, इसके आधार पर सरकारी कार्यालयों में अभी भी व्याप्त अर्धसामंती व्यवस्था के कारण इसके आधार पर भी, जाति के आधार पर भी इनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार उचित नहीं होता है। इसलिए हमारी यह भी मांग है कि इनके ये तीनों समस्याओं में को दूर किया जाए और इनसे बेगार लेने की भी प्रथा पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ इनका जो समाज है, इस समाज के लिए जो महादलित परिवार की, रविदास परिवार की जो महिलाएं हैं, इनका जो रविदासों का जो समाज है, इसके लिए सरकार ने कई घोषणा किया है कि सभी को हम 10 डिसमिल ज़मीन देंगे, सभी को हम इंदिरा आवास देंगे, सभी हरे महादलित परिवार के कॉलोनियों का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण करा देंगे। लेकिन ये भी सुविधा भी उन तक नहीं पहुंचा है। इसलिए इनके समाज के लिए भी हम मांग करते हैं कि जो महादलित परिवार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वो इनके समाज को, इसके टोले को और इन लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर मिलनी चाहिए। देखा जाए तो सरकार तो बहुत सारी स्कीम लाती है लेकिन कागजी रूप तक ही सिमट के रह जाती है, अगर मतलब जनता के बीच तक पहुंच नहीं पाती है। इसका मुख्य क्या कारण हो सकता है सर? जो सरकार स्कीम को लाती है वो सरकार का स्कीम धरातल पर इसलिए नहीं उतर पाता है कि ये जो हमारी सरकार है ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर चलने वाली सरकार है और ये सरकार पूंजीपति और जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। वोट पाने के लिए और अपने लोकप्रियता के लिए, कुछ मानवीय चेहरा चमकाने के लिए कुछ घोषणाएं और कुछ स्कीम तो अपना लेती है, लेकिन ऊपर जो सरकार है वो पूंजीपति जमींदार के गठजोड़ की सरकार है और उसके कर्मचारी, मैं भी एक कर्मचारी रहा हूँ, कर्मचारी का नेता भी रहा हूँ, लेकिन जो हम कर्मचारी और पदाधिकारी हैं हम भी सरकार से ही गाइड होते हैं। तो जो सरकार का चरित्र है उसका असर हम पर भी पड़ता है और हम भी जो सिस्टम है वो सिस्टम उन तक पहुंचने के लिए आम जनता तक तब तक नहीं पहुंचने देता है जब तक उसको फ़ायदा मुनाफा नहीं होता है। और ख़ास करके जो फायदे में ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, और ख़ास करके जो ये ममता महादलित परिवार है, एक ममता के रूप में, या जो महादलित हैं, सरकार कहती है कि हम फाजिल ज़मीन नहीं रहने देंगे, जबकि नीतीश कुमार जी ने जो बंदोपाध्याय कमेटी बैठाया वो कमेटी कहती है कि 21 लाख एकड़ फाजिल ज़मीन इस बिहार में है सीलिंग से। तो यदि 21 लाख महादलित परिवार को एक एकड़ ज़मीन दे दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन चूँकि सरकार पूंजीपति और ज़मींदार की है इसलिए वो 21 लाख एकड़ ज़मीन नहीं ले पा रही है, महादलित परिवार को नहीं दे पा रही है। तो जो सरकारी स्तर पर सरकार जो निष्क्रिय है उससे प्रभावित उसका सिस्टम और उसका व्यवस्था, उसका पदाधिकारी, उसका कर्मचारी भी होता है। सरकार तो ऊपर से अपना जो भी है भेज रही है, लेकिन सरकार में बैठे ही उन्हीं के कर्मचारी लूट मचोड़ करके अपना काम चला लेते हैं, ज़मीनी स्तर पर बैठ आ नहीं पाता है। भेजने में भी कमीशन है कमीशन है और बांटने में भी कमीशन है।
जो आवंटन दिया जाता है विकास के लिए, वो आवंटन देने वाला भी कमीशन लेता है और उसको वितरित करने वाला भी कमीशन लेता है। अब ये ममता का ये एक समूह को 300 रुपया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6-6 महीना से ये इतनी अल्प राशि का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा, इसके लिए भी आवंटन नहीं है। तो क्या इतना भी पैसा सरकार के पास नहीं है? अच्छा, सरकार देखा जाती इतना छूट क्यों देती है करप्शन पे? अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर कार्रवाई तो तुरंत हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी होती नहीं है। सरकार ही करप्ट है तो कार्रवाई क्या करेगी? अभी आप देखिए, जो एनसीपी को जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नेशनल करप्शन पार्टी, और वह एनसीपी से अजीत पवार जब जा करके भाजपा के साथ सरकार बना लिए तो नेशनल करप्ट पार्टी से वो नेशनल ऑनेस्ट पार्टी में तब्दील हो गए। पहले की भी बहुत सारी घटनाएं आप याद करिएगा। सुखराम, पंडित सुखराम के बेड पर पैसा पाया गया, सर के नीचे, तकिया के नीचे पैसा पाया गया। उस समय वो भ्रष्ट थे, लेकिन अपना दल बदल करके जब वो दूसरे दल में चले गए तो दूसरा दल वाले के लिए ठीक हो गए। भ्रष्ट व्यक्ति तभी तक राजनीतिक व्यवस्था में खराब है जब तक वो हमारे पार्टी में नहीं है। हमारे पार्टी में आ गया तो भ्रष्ट नहीं है। अच्छा, देखें तो अगर यदि जिनकी सरकार है, ठीक है, वो भ्रष्ट नहीं है और विपक्ष जो है सारे के सारे भ्रष्ट हैं। अगर विपक्ष अगर जाके उनमें मिल जाते हैं कोई भ्रष्ट व्यक्ति, जिसको ये लोग बोलते हैं करप्शन वाले, तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र तो वॉशिंग पाउडर निरमा और वॉशिंग पार्टी भाजपा वॉशिंग पार्टी है। इन लोगों के लिए कुछ कानून बनना चाहिए कि नहीं, कि ये दौड़ के फेर बदल इधर करते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर करते रहते हैं। कानून तो बना हुआ है, मतलब कि विधायकों के और सांसदों के दल बदल विधेयक तो है। अच्छा, दल बदल विधेयक है। अच्छा, जनता को थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि कैसे है, कितना रुकावट है, कितनी बार बदल सकते नहीं, हैं? दल बदल विधेयक में विधायक और लोकसभा के दल बदल करने की एक संख्या निर्धारित है। अच्छा, उससे कम संख्या के विधायक या उससे कम संख्या के एमपी दल बदल करेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो उतनी संख्या पैसे के बल पर जुटा लिया जाता है, या किसी एमएलए एमपी को उतनी राशि दे दी जाए करोड़ों में, जो उसके चुनाव लड़ने के खर्च से ज़्यादा और भविष्य में भी चुनाव लड़ने की किसी उस दल से गारंटी हो जाए, तो इस्तीफा करके भी वो जो है चला जाएगा। विधायकी जाए तो जाए, लोकसभा का जाए तो जाए सदस्यता। अच्छा, माननीय नीतीश कुमार हैं, वो कितनी बार बदल सकते हैं? उनके लिए अनलिमिटेड है क्या? किसी के लिए अनलिमिटेड है। यदि दल बदल विधेयक के तहत यदि संख्या बल उसके साथ है तो दल बदल कर सकता है। पहले मतलब गुंडों का जो बाहुबली हैं उनका राजनीति में उपयोग होता था, पूंजीपतियों से पैसा लिया जाता था। कालांतर में मान लीजिए बाहुबली और पूंजीपति नेता हो गए, उसके बाद जो है वोट खरीदा जाने लगा। लेकिन आज के डेट में वोट नहीं, एमपी और एमएलए खरीदा जा रहा है। ये एक जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है भारतवर्ष में, कि आज एमपी और एमएलए ही खरीदे जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में उनकी सरकार खरीदे हुए एमपी और एमएलए के बल पर चल रहा है। हाँ, हम विराम देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे, ममता पे हम लोग चर्चा करने के लिए जुटे हुए हैं। ममता की योजना क्या है, किस तरह से हम? हमारी योजना है कि पहले हम मतलब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और अपनी 4 अक्टूबर को हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार को संज्ञान में लाएंगे पटना में गर्दनी बाग में। और उसके बाद हम विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिवों को, पार्टी के सेक्रेटरियों को हम अपनी समस्या से अवगत कराएंगे, विभिन्न पार्टी के विधायक दल के नेताओं से कराएंगे। और यह कार्यक्रम 6 तक चलेगा और उसके बाद पुनः हम उसी दिन बैठकर विचार करेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम राज्य स्तर पर जो है 9 दिन का 10 दिन का धरना भी चलाने का काम करेंगे। इस पे काम बन जाता है तो धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं बनता है तो फिर आगे का लड़ाई जारी रहेगी। काम बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है इतना जल्दी में। ये 26,000 न्यूनतम वैधानिक मजदूरी की मांग आंगनबाड़ी की भी है, आशा की भी है, ममता की भी है, लेकिन यह एक नीतिगत सवाल है। सरकार इतना जल्दी मान लेगी ये हमको भरोसा नहीं है।
और जिन लोगों को भरोसा है कि सरकार मान लेगी और वो सही बात ममता तक और ये स्कीम वर्कर तक नहीं जाने दे रहे हैं, वे संघर्ष में, सरकार और मजदूर के बीच होने वाले संघर्ष में ये बाधा डाल रहे हैं, ये सरकार का पक्ष ले रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। और रविदास जयंती के दिन तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि हम ममता को सरकारी सेवक घोषित करेंगे। हम उनके घोषणा को, चुनावी घोषणा को और उनके द्वारा जो घोषणा किया गया रविदास जयंती के दिन पिछले साल, उस घोषणा को याद दिलाते हुए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने घोषणा को ही लागू करें। ये हमारी अब मांग नहीं है, उनके वादा को लागू करने के याद दिलाने के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में कितने की संख्या में उतरेंगे? क्या पूरे ममता उतर जाएंगे बिहार की? पूरी तो 100% अब हमको नहीं भरोसा है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी प्रदर्शन होता है तो उसके 100% सदस्य कभी भी प्रदर्शन में नहीं आ पाते हैं। और साथ ही साथ कुछ आदमी को हम वहाँ छोड़ेंगे जनहित में, सारे को हम बुला लेंगे तो अस्पताल का कार्य ठप हो जाएगा। और अस्पताल का कार्य केवल जनता की सेवा करना सरकार का ही काम नहीं है, हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है। इसलिए हमको उम्मीद है कि 5000 के करीब, जितनी बन सके उतनी, मतलब हाँ 5000 के करीब हमको उम्मीद है कि ममता भाग लेगी और उसके कुछ परिवार के सदस्य भी भाग लेंगे। ममता को 2-4 शब्द क्या कहेंगे? कितनी मजबूती? ममता को यही कहेंगे कि मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूत करें और अपने परिवार के साथ लेते हुए, अपने समाज को लेते हुए और अपने समाज के साथ साथ आम जनता से संपर्क करें, अपनी समस्याओं को लोगों से बताए, किसानों से, खेतिहर मजदूरों से संपर्क, सरकारी कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करके सरकार पर ऐसा दबाव बनाए कि सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए बाध्य हो जाए। ये निर्भर करता है कि हम कितना इसका प्रचार कर पाते हैं, कितना हम जन समर्थन जुटा पाते हैं। कोई भी लड़ाई जन समर्थन के बल पर ही जीती जाती है। अगर समस्या तो सारा सुन ही लिए, और संक्षिप्त रूप से डिमांड हमको बता दीजिए। हमारा डिमांड, पहला डिमांड, हमको सरकारी मुख्य डिमांड जो इस संघर्ष की आत्मा है, कि सरकारी सेवक घोषित किया जाए और सरकारी कर्मियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं को दिया जाए। और जब तक आप सरकारी सेवक घोषित नहीं करते हैं तब तक न्यूनतम 26,000 रुपया वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। और सेवानिवृत्त होने पर जब तक सरकारी सेवक नहीं बनाते हैं तब तक सेवानिवृत्ति के समय 10,000 रुपया महीना पेंशन का भुगतान किया जाए। यदि कार्यकाल के दौरान कोई ममता मर जाती है तो उस पर दूसरे के बजाय उसी के परिवार के ममता का चयन किया जाए। उसके जीवन बीमा 12 लाख रुपया का जीवन बीमा किया जाए। उसको अन्य जो है सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और साथ ही साथ महादलित परिवार के बारे में सरकार ने जो मुहैया कराने की घोषणा किया है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, यदि उसको भूमिहीन है तो सरकार कहती है कि हम ज़मीन खरीद करके उसको आवास बनाएंगे। उसके टोला मोहल्ला के बसावट को सड़कों से जोड़ेंगे, उसके टोले मोहल्ला का विद्युतीकरण करेंगे। ये तमाम मांग हम इसके माध्यम से करेंगे। कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि इससे आपको क्या मतलब है? मतलब है, जब हम संगठन चलाते हैं तो उसके समाज की सारी समस्याओं से मतलब है। हमको इससे भी मतलब है कि यदि आपको खुसरूपुर में यदि एक महादलित परिवार की महिला को नंगा करके और उसके मुंह पर पेशाब किया गया, हमको इससे भी मतलब है और हमारे संगठन को इससे भी मतलब है। इस चीज़ों का भी हम विरोध करेंगे। हम छुआछूत का भी विरोध करेंगे। हम सामाजिक उत्पीड़न का भी विरोध करेंगे। ये हमारा विस्तृत दृष्टिकोण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आप सदा हमारा साथ दिए हैं, भविष्य में भी साथ देंगे। आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से हम अपील करते हैं कि महादलित को जीवन उन्नयन करने वाली, बात कहने वाली, सामाजिक न्याय की सरकार और न्याय के साथ विकास की घोषणा करने वाली सरकार पर वो दबाव बनाए कि ममता का सारी समस्याओं के समाधान हो और उनके समाज की भी समस्या का समाधान हो।